नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जनता पर महंगाई की जबरदस्त मार, लगातार दूसरे महीने रिजर्व बैंक के अनुमान से अधिक बढ़ी खुदरा महंगाई दर। जुलाई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.93%। देश में पारदर्शी टैक्स सिस्टम लागू, पीएम मोदी बोले ईमानदार करदाता राष्ट्र निर्माण में बड़े भागीदार। तकनीक के सहयोग से अधिकारियों का दखल करेंगे कम। राजस्थान में बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में सीएम अशोक गहलोत का जवाब, विधानसभा में हम खुद लाएंगे विश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पायलट गुट के विधायकों ने भी दिखाई एकजुटता। राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, आंकड़ों का ग्राफ जारी करके बोले अगर ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। और यूजीसी और महाराष्ट्र सरकार में तकरार जारी, यूजीसी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा यूजीसी का, ना कि किसी राज्य सरकार का। खुदरा महंगाई दर के आंकड़े सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक जुलाई 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई पर आधारित खुदरा महंगाई दर 6.93 पर रही। जून में ये 6.23% पर थी। जुलाई में खुदरा खाद्य महंगाई दर 9.62% पर रही है, जो कि जून में 7.72% पर रही थी। वहीं सरकार की ओर से जारी आंकड़ों से साफ है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हुआ है। यह लगातार दूसरा महीना है जब महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य से अधिक रही है। वहीं जुलाई महीने के लिए खुदरा महंगाई दर के आंकड़े भी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से अधिक हैं। सरकार ने रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को 2 से 6% के बीच सीमित रखने का लक्ष्य दिया है। सब्जियों की महंगाई दर की बात करें तो जून की तुलना में ये 1.86% बढ़कर 11.29% पर पहुंच गई है। वहीं मांस और मछली की महंगाई दर बढ़कर 18.81% पर पहुंची है। वहीं जून में ये 16.22% पर था। वहीं दालों की महंगाई दर जुलाई के लिए 15.92% पर रही। देश में टैक्स से जुड़े नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईमानदार करदाताओं के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। ईमानदार करदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है। नई टैक्स सुधार किए गए हैं। टैक्स चार्टर आज से लागू हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए सिस्टम की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में टैक्स सिस्टम फेसलेस हो गया है। फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर से लागू होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि टैक्स के मामले में गलत रास्ते अपनाना ठीक नहीं है। टैक्स प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी बनाई गई है। टैक्स देने वालों के हितों की रक्षा की जाएगी। करदाताओं का डर खत्म करने का नया सिस्टम बनाया गया है। 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो खुद विश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। शुक्रवार को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लाने के बीजेपी के बयान पर गहलोत ने जवाब दिया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि जिस किसी विधायक की कोई शिकायत होगी उसे दूर किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट गर्मजोशी से मिले। दोनों के बीच अब नाराजगी खत्म हो गई है। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए सचिन पायलट सीएम गहलोत के आवास पर पहुंचे थे। वहीं सचिन पायलट अशोक गहलोत के बगल में बैठे। दोनों नेता अपने चेहरे पर मास्क लगाए दिखे। वहीं इस अवसर पर केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अविनाश पांडे और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे बड़े नेता भी मौजूद रहे। इसके पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए जयपुर के होटल से एक बस में सवार होकर विधायक मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे। अशोक गहलोत ने कहा कि जो बातें हुई उन्हें भूल जाएं।
We will fight against the BJP's bad politics. Therefore, tomorrow in Vidhan Sabha, Congress party will stand unitedly and will fight out. उधर राजस्थान में शुक्रवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो पहले दिन ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया। विधानसभा में बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस अपने घर में टांका लगाकर कपड़ों को जोड़ना चाह रही है, लेकिन कपड़ा फट चुका है। ये सरकार जल्द ही गिरने वाली है। आपको बता दें कि राज्यपाल के आदेश के बाद 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी सिर्फ कोरोना वायरस संकट, लॉकडाउन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की बात कही गई थी। इस बीच अब अगर भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो चर्चा के बाद अशोक गहलोत सरकार को अपना बहुमत साबित करना ही होगा। हालांकि बगावत करने वाले सचिन पायलट एक बार फिर कांग्रेस के पास पहुंच गए हैं। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने पायलट गुट को मनाने के साथ साथ अपने कैंप के विधायकों को भी साथ रखने की चुनौती होगी। जिस प्रकार का उन्होंने समय समय पर बयान दिया, मैं सोचता हूँ एक नहीं कई प्रकार की समस्याएं इस समय राजस्थान में हैं। हमने अपने प्रस्ताव में उन सारे बिंदुओं को लिया है जो आज की तारीख में राजस्थान में ज्वलंत समस्या में कोशिश की है पेचिंग की, लेकिन आप सब लोग देख रहे हो कि एक पूरब जा रहा तो एक पश्चिम जा रहा है, एक को पकड़ के ला रहे तो दूसरा जैसलमेर जा रहा है। ऐसी गति में मुझे लगता है कि सरकार ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकेगी। भले ही इसका टांका लगाने की कोशिश किया पर कपड़ा फट चुका है, तो आज नहीं कपड़ा फटेगा। आपके घर को आप ठीक नहीं रख पा रहे हो और भारतीय जनता पार्टी को दोष देने का काम कर रहे हो। कांग्रेस में जो परिस्थिति है वो उनके अंतःकरण के कारण है और उनके बीच में मतभेद, उसके कारण कांग्रेस में टूटन है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस की सरकार जब भी गिरेगी तो अपने बोझ से ही गिरेगी। इस बीच कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों का निलंबन खत्म कर दिया है। जयपुर के होटल फेयरमाउंट में केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। फैसले के बाद विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा का निलंबन खत्म हो गया है। बैठक में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और ऑब्जर्वर अजय माकन भी मौजूद रहे। हम पर आरोप लगे, केस लगे, निलंबन हुआ, सब कुछ हुआ। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो भी आरोप थे उनका आज पर्दाफाश हो गया और हम लोग 1 महीने इसलिए बाहर रहे कि हमारे साथ और क्या घटना हो सकती थी, इसलिए मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं। ना मैंने कुछ मांगा, पहले भी नहीं मांगा था, ना अब मांग रहा हूँ। जनता ने एमएलए को चुनकर भेजा है, जनता की सेवा करूँगा। हाईकमान का आदेश हुआ, सहसम्मान वापस लौटे, हम सम्मान वापस लौटे। उधर राजस्थान बीएसपी के 6 विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित है। बीएसपी के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस मामले में बीएसपी विधायक मदन दिलावर ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिसमें बीएसपी विधायकों को फ्लोर टेस्ट में मतदान देने से रोकने की मांग की गई है। उधर राजस्थान में बीएसपी के विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। जन्माष्टमी की वजह से गुरुवार को आधे दिन का अवकाश रहा। अब ये सुनवाई शुक्रवार को दोबारा होगी। तो आपको बता दें कि हाई कोर्ट में आज बीएसपी के 6 विधायकों को लेकर सुनवाई होनी थी जो कि हुई, लेकिन क्योंकि जन्माष्टमी की वजह से आधे दिन का अवकाश था इसलिए सुनवाई कल तक के लिए टल गई है, यानी शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार के दिन ही विधानसभा का सत्र भी लगना है। ऐसे में देखना होगा कि हाई कोर्ट इस पर कुछ फैसला देता है या नहीं। आपको बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित है, इसीलिए वो इस मामले में फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट में कल इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और उम्मीद की जा रही है कि कल इस मामले को लेकर कुछ फैसला आ सकता है, क्योंकि कल से ही विधानसभा का सत्र राजस्थान में भी शुरू होगा। आपको बता दें राजस्थान में कांग्रेस में दोबारा से सुलह हो गई है और 6 बीएसपी के विधायकों का भी समर्थन कांग्रेस को हासिल है।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस बार फिर राहुल गांधी ने इसके लिए देश में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को मुद्दा बनाया है। गुरुवार शाम को राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत में कोरोना का ग्राफ भयावह होता जा रहा है, ना कि सपाट हो रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि अगर ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में 20 सेकंड का एक वीडियो भी ट्वीट किया है। उस वीडियो में तारीख के साथ साथ कोरोना केसों की बढ़ती संख्या को ग्राफ के जरिए दिखाया गया है। ग्राफ में भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्राजील का भी कोरोना ग्राफ दिखाया गया है। राहुल गांधी द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि भारत में कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है, जबकि ब्राजील और अमेरिका का कोरोना ग्राफ घटता और बढ़ता सा नजर आ रहा है। इस कोरोना ग्राफ के जरिए राहुल गांधी पीएम मोदी के उस बयान पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सही समय पर सही फैसले लेने की वजह से कोरोना के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई है। साथियों, देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। बात करेंगे बिहार के। बिहार में कोरोना से मरने वाले डॉक्टर्स और सामान्य मरीजों के आश्रितों को राज्य सरकार मुआवजा देगी। जान गंवाने वाले डॉक्टर्स को 50 लाख और सामान्य मरीजों को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। 15 अगस्त तक मुआवजा राशि की भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साथ ही निजी अस्पताल के कर्मियों को भी 50 लाख की बीमा का ऐलान किया गया है। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच बिहार में कोरोना टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। टेस्ट की संख्या बढ़ने के साथ उसी अनुपात में पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनके अनुसार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ही टेस्टिंग की संख्या और मशीन के बारे में झूठ बोल रहे हैं। ये जो सरकार है पूरी तरीके से झूठ पर झूठ बोल रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अब तो ये तो मुख्यमंत्री जी का खुद का प्रेस रिलीज बताता है, इसमें हम क्या बोल सकते। मंगल पांडे जी का आपने स्टेटमेंट सुन लिया कि लगभग 3.25 लाख जो है वो आरटीपीसीआर जांच हो रहे हैं, और आप देखिएगा कि औसतन यानी 10% से भी कम हो रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और एनएमसीएच यानी नेशनल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर्स से कोरोना के मरीजों को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना के इलाज में जो भी कमी आएगी उसे दूर किया जाएगा। बता दें कि पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद पटना दौरे पर हैं। रविशंकर प्रसाद पिछले 9 दिन से आइसोलेशन में थे। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रविशंकर होम क्वारंटीन में थे। उन्हें 6 अगस्त को पटना आना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। आइसोलेशन का समय पूरा होने के बाद वो पटना आए हैं। पहली बात है व्यवस्थाओं में बहुत इम्प्रूवमेंट, मैंने सबों से बात, इसका मुझे बहुत संतोष है। बाकी कुछ उन्होंने और कहा, जैसे वार्ड बॉय बढ़ना चाहिए, कुछ टेक्नीशियन बढ़ना चाहिए, मैं बात करूंगा। कुछ ऑक्सीजन का फास्ट सप्लाई और होना चाहिए। सबसे खुशी की बात है कि हर बेड पर ऑक्सीजन हो गया है, तो मैं देखूंगा, भारत सरकार से ही मदद करूंगा, सांसद के रूप में यहाँ सरकार से बात करूंगा, क्योंकि हम सबों की कोशिश यही है कि पटना में कोरोना की लड़ाई की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर।
चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ के 100 से अधिक बड़े व्यापारियों ने पिछले 2 सालों से करोड़ों रुपए से ज्यादा की जीएसटी जमा नहीं की है। जानकारी मिली है कि जीएसटी जमा नहीं करने वाले कई व्यापारी कारोबार बंद कर प्रदेश से फरार हो गए हैं। इनकी तलाश के लिए राज्य कर विभाग दूसरे राज्यों की भी मदद ले रहा है। बहरहाल इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जीएसटी की टैक्स प्रणाली सही नहीं है, इसलिए व्यापारी जीएसटी नहीं भरते हैं। 235 फर्मों के राज्य भाग जाने की जो खबरें आई हैं, उससे स्पष्ट है कि जीएसटी तो व्यापार जगत का शत्रु बन गया है और छत्तीसगढ़ का स्टेट गवर्नमेंट का भी जीएसटी का नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने भी मार्च महीने के बाद जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि है वो भी देने से राज्य सरकार को मना कर दिया है। केंद्र सरकार को जीएसटी पर फिर से चिंतन करना चाहिए, जीएसटी के कर ढांचे में सुधार करना चाहिए। केंद्र सरकार के ऊपर गाहे बगाहे इस प्रकार के आरोप पिछले 1.25 सालों में कांग्रेस कोई भी तथ्य इस मामले में रख नहीं पाई है। वो घटना बहुत दुखद थी, बहुत दुर्भाग्यजनक थी। उस घटना से सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, हम सब लोग भी दुखी हैं और हम सब भी चाहते हैं कि उस घटना की वास्तविकता, अगर उसके पीछे कोई लोगों का हाथ है तो सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है कि 1.25 साल में कांग्रेस पार्टी भी उन तथ्यों को सामने नहीं ला पाई है। छत्तीसगढ़ के बक्सर में झीरम घाटी नक्सली हमले को लेकर कांग्रेस बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। एनआईए कोर्ट के निर्णय को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि यह साफ हो गया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की तरह एनआईए का भी दुरुपयोग कर रही है और बीजेपी नहीं चाहती कि झीरम का सच सामने आए। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में कांग्रेस सरकार कोई सबूत नहीं जुटा पाई है। अगर उनके पास कोई सबूत है तो उसे एनआईए के सामने रखना चाहिए। केंद्र सरकार के ऊपर गाहे बगाहे इस प्रकार के आरोप पिछले 1.25 सालों में कांग्रेस कोई भी तथ्य इस मामले में रख नहीं पाई है। वो घटना बहुत दुखद थी, बहुत दुर्भाग्यजनक थी। उस घटना से सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, हम सब लोग भी दुखी हैं और हम सब भी चाहते हैं कि उस घटना की वास्तविकता, अगर उसके पीछे कोई लोगों का हाथ है तो सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है कि 1.25 साल में कांग्रेस पार्टी भी उन तथ्यों को सामने नहीं ला पाई है। सीधे सीधे झीरम के मामले में जांच को, षड्यंत्र की जांच को बाधित किया जा रहा है। भाजपा की राज्य सरकार ने विधानसभा से सीबीआई जांच का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सीबीआई जांच को भी केंद्र सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, एनआईए और सीबीआई के स्तर पर बाधित कर दिया गया। उधर छत्तीसगढ़ सरकार ने लोन वर्राटू अभियान चला रखा है, जिससे प्रभावित होकर नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की नक्सली विचारधारा को छोड़कर 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से 3 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। इन्होंने पुलिस अधीक्षक एसपी अभिषेक पल्लव के सामने सरेंडर किया है। बताया जा रहा है कि ये नक्सली बड़ी घटनाओं में शामिल थे। आज लोन वर्राटू अभियान के तहत 16 लोग नक्सली जो है सरेंडर हुए, जिसमें 3 इनामी नक्सली हैं। ग्रामीणों की हत्या करना, उसमें
सबके 3 लोगों के खिलाफ, 2 के खिलाफ 5-5 अपराध और 1 के खिलाफ 4 अपराध हैं। बाकी लोग सब CNM सदस्य, मिलिशिया सदस्य हैं जो कि ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन के हैं। नक्सलियों का काफ़ी यहाँ का दंतेवाड़ा में कमज़ोर होगा और जो हमारा रेलवे ट्रैक है और जो 5-6 गाँव के लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगे। उधर बीजापुर में नक्सलियों के सड़क खोदने का मामला सामने आया है। घटना आवापल्ली बांसगुड़ा सड़क की है, जहां नक्सलियों ने सड़क खोदकर रास्ता रोकने की कोशिश की। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस को आदेश दिए, जिसके बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और सड़क की मरम्मत का कार्य पूरा कर रास्ते को बहाल कराया गया है। गरीब किसान, मजदूर और पर्यावरणीय हितों की सुरक्षा के लिए एकता परिषद देश भर में आज एक दिन का उपवास कर रही है। इस उपवास का नेतृत्व एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रण सिंह परमार कर रहे हैं। गांधीयन कलेक्टिव आंदोलन के तहत कई राज्यों में सैकड़ों कार्यकर्ता एक दिवसीय उपवास कर रहे हैं। गांधीयन कलेक्टिव इंडिया और एकता परिषद के तत्वाधान में आज 70वें दिन हम लोग उपवास पर बैठे हैं। हमारे साथ देश भर के सैकड़ों साथी आज महात्मा गांधी के सिद्धांत और मूल्यों को याद करते हुए उपवास पर बैठे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं के जवाब में यूजीसी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने अपने राज्य की यूनिवर्सिटी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले का विरोध किया है। यूजीसी ने कहा है कि यूजीसी एक स्वतंत्र संस्था है। विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा यूजीसी का है, न कि किसी राज्य सरकार का। यूजीसी ने फिर दोहराया कि वो सितंबर तक परीक्षाओं के आयोजन के हक में है, जो कि छात्रों के भविष्य के हितों के मद्देनजर सही भी है। सोमवार को पिछली सुनवाई में यूजीसी ने कोरोना के चलते महाराष्ट्र और दिल्ली सरकारों द्वारा राज्यों के यूनिवर्सिटीज में परीक्षा न कराने के फैसले पर सवाल उठाया था। यूजीसी ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर जवाब दाखिल करने की बात कही, जिसमें राज्य में परीक्षा न कराने की बात कही गई है। यूजीसी का कहना है कि राज्य को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रैंकिंग की सूची जारी की है। इस लिस्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है। जामिया ने 90% स्कोर के साथ टॉप रैंक हासिल की है। वहीं दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, जबकि दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान मिला है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। लखनऊ में कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी एक निजी चैनल के एंकर, चैनल के मालिक और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर मुकदमा लिखवाने के लिए हजरतगंज थाने पहुंचे। अंशु अवस्थी ने सार्वजनिक स्थल पर अपमानित करने, आवाज दबाने, नकली हिंदू बताकर भावनाओं को आहत करने को लेकर थाने में तहरीर दी। इस दौरान अंशु अवस्थी के साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद थे।
बीएसपी प्रमुख मायावती का अपनी प्रतिमा लगाने का प्रेम फिर से जाग उठा है। अब लखनऊ में बीजेपी के राज में पार्टी सुप्रीमो मायावती की प्रतिमाएं लगाने का काम किया जा रहा है। बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर स्थित बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में संगमरमर से मायावती की 3 प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। संगमरमर की ये प्रतिमाएं बुधवार को खुले में आने के बाद चर्चा में आई। करीब 1 महीने से यहां आधार ढांचा तैयार करने का काम जारी था। उधर पटना में बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के विवादित बयान के विरोध में बीएसएनएल कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। नाराज कर्मचारियों ने बीएसएनएल कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए हेगड़े मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉइज के महासचिव ने प्रधानमंत्री से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि बीजेपी नेता अनंत हेगड़े ने बीएसएनएल कर्मचारियों को देशद्रोही बताया था। बीजेपी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि बीजेपी सांसद ने ये कहा था कि सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारी गद्दार हैं जो एक नामी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने सरकार की ओर से कर्मचारियों को दिए जा रहे वीआरएस को इससे जोड़ते हुए कहा था कि 88,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाला जाए क्योंकि सरकार बीएसएनएल का निजीकरण करेगी। वहीं हेगड़े ने यह बयान उत्तरा कन्नड़ जिले के कुमता में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। बिहार सरकार और रिया ने लिखित दलील सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी है। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई। वहीं केंद्र ने सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया है। सीबीआई ने इसमें कहा है कि 56 गवाहों के बयान दर्ज करने की मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के बैकअप की तरह तहत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई में कोई केस लंबित नहीं है, इसलिए वहां ट्रांसफर का कोई सवाल ही नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई और ईडी को ये जांच जारी रखने देना चाहिए। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लिखित दलील में कहा कि सिर्फ उन्होंने ही इस केस में एफआईआर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, इसलिए रिया की ट्रांसफर याचिका निष्प्रभावी है और इसे खारिज किया जाए। वहीं रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया और कहा कि बिहार सरकार द्वारा दर्ज एफआईआर गैर कानूनी है। बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। पूरे देश में एपवा यानी अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के आह्वान पर कर्ज मुक्ति दिवस मनाया गया। इस कड़ी में पटना में महिला संगठनों ने सरकार से कर्ज माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिला संगठनों ने संयुक्त रूप से पटना के प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लॉकडाउन के दौरान छोटे और कामकाजी व्यवसायियों के 1 लाख तक के कर्ज माफी की मांग की है। बात गुजरात की। गुजरात के राजकोट जिले में गुरुवार को बारिश के दौरान एक एम्बुलेंस समेत 4 वाहन पुल के नीचे भरे हुए पानी में फंस गए। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले बस पानी में फंसी थी, उसके बाद एक एक करके कार, ऑटो रिक्शा और एम्बुलेंस भी इस पुल के नीचे पानी में फंस गई। इन वाहनों में सवार सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एम्बुलेंस को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई लोगों को मिलाकर एक लंबी रस्सी से पानी में फंसी एम्बुलेंस को खींचते दिखे। वहीं फिलहाल बैरिकेड लगाकर उस मार्ग को बंद कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।